स्कूल मैनेजमेंट फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए इस कक्षा में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शैक्षिक प्रबंध का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। दोस्तों, पूर्व के वीडियो में हमने अच्छे से पढ़ लिया है शैक्षिक प्रबंध की विशेषताएं, अवधारणाएं, उसके उद्देश्य, और आज हम बात करेंगे शैक्षिक प्रबंध का विकास कितने चरणों में हुआ और किस प्रकार से हुआ। दोस्तों ध्यान दीजिए, शैक्षिक प्रबंध के कुल 3 युग है। पहला है वो है परंपरागत युग, दूसरा है नव परंपरागत युग और तीसरा है आधुनिक युग। इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना क्या है उसके बारे में जान लेते हैं कि परंपरागत युग है वो 1900 से 1935 के बीच में रहा और नव परंपरागत जो युग है वो 1935 से 1950 के बीच में रहा और आधुनिक युग है वो 1950 से वर्तमान तक 2023 या इसके आगे अनवरत तक जारी रहेगा। ठीक है दोस्तों, परंपरागत युग की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है? अमेरिका। कैसा कहा? अमेरिका, यहाँ से हुई है। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान दीजिए। तो जनरली प्रश्न बन सकता है कि इनका समय पीरियड क्या है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो एक बार ध्यान दीजिए कि 1900, 1935 और 1950, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ से 1900, यहाँ से 1935 और यहाँ से 1950, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। शैक्षिक प्रबंध का जो उद्गम स्थल है वो सामान्य प्रशासन रहा है, इस बात का पे आप ध्यान रखिए। और जो क्लासिकल जो ईरा है, परंपरागत युग है, इसका मैंने काल बता दिया 1900 से 1935 के बीच में, और इसके अंतर्गत आते हैं वैज्ञानिक प्रबंध का युग, वैज्ञानिक प्रबंध का युग। अब वैज्ञानिक प्रबंध क्या है उसको अच्छे से एक बार जान लेते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का युग, देखो दोस्तों, F.W. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कहे जाते हैं। हमने कल की वीडियो में पढ़ा था, कौन? F.W. टेलर, ये वैज्ञानिक प्रबंध के जनक हैं या पिता हैं। तो इनका क्या मानना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इन्होंने इस विचारधारा को शुरू किया किसमें? परंपरागत युग के अंतर्गत आती हैं। पहली बात वो है वैज्ञानिक प्रबंध का युग, ये वाला। तो वैज्ञानिक प्रबंध का युग है वो किसका हिस्सा है? परंपरागत युग का, क्लासिकल ईरा का। और इसके जो वैज्ञानिक प्रबंध के जो जनक हैं वो हैं F.W. टेलर। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और इसके अंतर्गत जो सहयोग किया वो हैं चार्ल्स बेवेज। ये नाम आपको याद रखने बहुत ज़रूरी होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से साइकोलॉजी के अंतर्गत नाम पूछ लेते हैं, कुछ नाम वैसे ही यहाँ पे पूछे जाते हैं। हेनरी गेंट, और एक नाम आता है F.W. टेलर के साथ में, वो नाम आता है इनका फ्रैंक गिलब्रेथ। थोड़ा सा हार्ड लगेगा, अगले वाली यूनिटों में आपको अच्छे से समझ में और आ जाएगा। ये यूनिट नंबर 1 थोड़ी टेढ़ी है। तो ये वैज्ञानिक प्रबंध का युग है वो परंपरागत युग के अंतर्गत सम्मिलित होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है नंबर 1 और इसी के अंतर्गत सम्मिलित होगा, उसका नाम है प्रशासनिक विचारधारा का युग। प्रशासनिक विचारधारा का युग, विचारधारा का युग। अब दोस्तों, इसकी शुरुआत किसने की? कोई न कोई तो महोदय होंगे जिन्होंने इसकी शुरुआत की। तो प्रशासनिक जो विचारधारा का युग है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं हेनरी फेयोल। मैंने कल की वीडियो में भी कहा कि हेनरी फेयोल से एक प्रश्न बनना तय है और ये एग्जाम में आता ही आता है, हेनरी फेयोल। तो हेनरी फेयोल को आपको याद करना है। तो हेनरी फेयोल ने प्रशासनिक विचारधारा को प्रतिपादित किया और वैज्ञानिक प्रबंध के जो प्रतिपादन है वो F.W. टेलर ने किया। ये दोनों ही युग हैं जो क्लासिकल ईरा के अंतर्गत सम्मिलित होंगे परंपरागत युग में, और इसका टाइम पीरियड 1900 से 1935 के मध्य है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर विशद रूप से हेनरी फेयोल ने जो 5 सिद्धांत दिए उसके बारे में। ठीक है दोस्तों,
और हेनरी फेयोल का 5 सिद्धांत है, वो ऐसी कोई भी वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की नहीं गई जिसके अंतर्गत हेनरी फेयोल का सवाल नहीं आया हो। इसलिए हेनरी फेयोल को एक बार अपन ढंग से देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मन देंगे। अगर बिल्कुल नए नए हैं यूट्यूब चैनल पे मेरे, तो प्लीज़ आपसे एक दरख्वास्त रहेगी कि वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सहयोग से मुझे भी सहयोग मिलेगा, मुझे मन मिलेगा, हौसला मिलेगा कि सच में आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, किसी प्रकार के पैसे या चार्ज तो कट नहीं रहा है, तो आपसे निवेदन रहेगा कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रशासनिक विचारधारा का युग, जो किसने दिया है? हेनरी फेयोल ने। हेनरी फेयोल। अब दोस्तों, हेनरी फेयोल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने कुल 5 सिद्धांत साहिब से दिए हैं, वो आपको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हेनरी फेयोल ने प्रबंध की जो प्रक्रिया बताई है, उस प्रक्रिया को इन्होंने 5 भागों में बांटा। 5 चरण बताए प्रक्रिया के। कितने? 5 चरण हेनरी फेयोल ने। हेनरी फेयोल ने कहा है POCCC, POCC, PO CCC। तो ये दिमाग के अंतर्गत फिट कर लेना हेनरी फेयोल का कि इनका सिस्टम के अंतर्गत क्या आ रहा है? POCCC। ठीक है। अब की बार बजट का पूछा था कि बजट इसमें आता है या नहीं आता, तो हेनरी फेयोल के अंतर्गत बजट नहीं है। तो इन्होंने इन तीनों को एक बार देखते हैं तुलनात्मक रूप से, पर यहाँ पर अपन 5 को देखेंगे एक बार कि P से क्या बनेगा? प्लानिंग। क्या बनेगा दोस्तों? P से प्लानिंग। और प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी कार्य का पहले प्लान किया जाता है ना। भले वो आप घर पे हो या अपने कार्य क्षेत्र पे हो या फिर आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, आप प्लान करेंगे। जैसे आपको अभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी, तो आप ये प्लान करेंगे कि मुझे कितने समय के लिए पढ़ना है, मुझे कब तक पढ़ना है, मेरा टाइमिंग क्या रहेगा, मुझे कौन सी किताब कितने बजे पढ़नी है और कहाँ ख़त्म करनी है ना, कितने पेज नंबर से शुरू करने और कहाँ पर इसको ख़त्म करना, ये सब प्लान आप करेंगे। तो ये एक प्रकार से नियोजन के अंतर्गत आ जाएगा। P का मतलब प्लानिंग से P का मतलब नियोजन हो जाता है, यानी आप नियोजन करेंगे, प्लानिंग करेंगे। आई बात समझ में? और नियोजन का नाम ही क्या है? शैक्षिक प्रबंध। नियोजन का नाम ही क्या है? शैक्षिक प्रबंध। O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हो जाएगा दोस्तों, O का मतलब संगठन। यानी आप जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? केवल अकेले बैठने से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं होगी, आपके पास में संसाधन चाहिए, एक संगठन तैयार करेंगे, है ना। जैसे आपने किताबें ले आई, आप किताबें लेकर आ गए, आपके साथ साथ में और सारी पुस्तकें ले आए, पुस्तकों के साथ में आपने ऐसे न्यूज़पेपर भी ले आए, साथ ही आपके किसी दोस्त को भी तैयार किया कि भैया देखो मुझे यार इस इतने टाइम के बीच में, शाम को 6 से 7 के बीच में अपन बात करेंगे और अपन डिस्कस करेंगे उस मुद्दे के ऊपर। तो आपने एक प्रकार से संगठन तैयार किया, घर वालों को बोल दिया कि मुझे इतने बजे के बीच में डिस्टर्ब ना करें, तो ये आपका एक ऑर्गेनाइजिंग हो गया। साथ ही है कमांडिंग। C का मतलब कमांड करना, कमांडिंग। इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों निदेशन, निर्देशन करना, किसी को निर्देशन देना, निर्देश जिस प्रकार से देते हैं, तो C का मतलब निदेशन हो जाएगा। और कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, भाई कोऑपरेट तो करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटिंग तो करनी पड़ेगी, तभी आपका जो कार्य है किसी भी फील्ड का, प्रबंध का ही नहीं, वो सफल हो पाएगा। और इसका मतलब होता है समन्वय। आपको समन्वयता वहाँ पे निभानी पड़ेगी, समन्वय करना पड़ेगा, और समन्वय नहीं कर पाओगे तो आपका विकास नहीं हो पाएगा, आप वहीं पर रह जाएंगे, आपका विकास नहीं हो पाएगा, समन्वय। और C का मतलब होता है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग। ये किसने कहा है? हेनरी फेयोल ने। और इसका कंट्रोलिंग का मतलब होता है नियंत्रण। तो इन्होंने प्रबंध में ये चीज़ें बताई है, प्रबंध में इन्होंने ये कहा है कि 5 चीज़ें इस प्रबंध की प्रक्रिया में सम्मिलित होती हैं, और उसको उन्होंने बताया POC3। ठीक है, इन्होंने कहा कि P यानी प्लानिंग,
पी यानी नियोजन, ओ यानी संगठन, सी यानी निर्देशन, सी यानी समन्वय और सी यानी नियंत्रण। नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण, इसके कारण ही जो हमारी एक प्रक्रिया है प्रबंध की वो पूरी होती है। तो हेनरी फेयोल के इस नियम को आप दोस्तों याद कर लीजिएगा। पीओ ट्रिपल सी, पीओ C3 कर दिया या फिर ट्रिपल सी कर दिया, एक ही बात है ना। फिर मरा हुआ कहो या फिर दास बोलो, देह त्याग दी को, एक ही बात है। तो पीओ ट्रिपल सी आपको याद करना है और इनका अर्थ भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है कि इसका अर्थ क्या हो रहा है। सी कमांडिंग, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण, ये एक प्रकार स्टेप टू स्टेप आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आपके लिए अच्छे से रहेगा। अब दोस्तों हेनरी फेयोल तो हो गया, अब साथ ही इधर एक नाम आता है लूथर गुलिक। पढ़ किस में रहे हैं अपन? पढ़ रहे हैं अपन परंपरागत युग को, लूथर गुलिक। दोस्तों लूथर गुलिक का नाम भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इधर हो जाएगा हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक। और लूथर गुलिक ने कहा, लूथर गुलिक ने क्या कहा है? इन्होंने बताया है पोस्ट कोर्ब, POSDCORB, पोस्ट कोर्ब। ये फर्स्ट ग्रेड में अब की बार आया था, हमने पेपर में दिया था कि इसमें डी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से पूछा था, आपको याद रखना है। पोस्ट को भी इन्होंने बताया, तो इन्होंने टोटल 7 बताए हैं। जैसे इन्होंने प्रक्रिया में 5 अंग बताए हैं, तो इन्होंने कितने अंग बताए हैं दोस्तों? कुल 7 अंग बताए हैं। ठीक है, 7 में क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 और ये दोनों 1 है, 5, 6 और 7। POSDCO 1 है और RB पोस्ट कोर्ब। और पोस्ट कोर्ब का मतलब, P का मतलब इन्होंने भी यही बताया, प्लानिंग यानी नियोजन। O का मतलब इन्होंने भी यही बताया लूथर गुलिक ने, O यानी ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। और S का मतलब इन्होंने बताया है नया, S का मतलब बताया है इन्होंने स्टाफिंग, यानी स्टाफ के साथ में स्टाफिंग का मतलब हो जाएगा नियुक्तिकरण। क्या हो जाएगा? नियुक्तिकरण। ठीक है दोस्तों, हो सकता है मैं बोर्ड से थोड़ा कट रहा हूँ पर आवाज़ तो आ रही होगी। इन्होंने डी का मतलब बताया डायरेक्शन। क्या बताया है? डायरेक्शन। जैसे आप किसी को भी डायरेक्शन दे रहे हैं, DRECT, डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब हो जाएगा निर्देशन। वो दोस्तों निदेशन था और ये होगा निर्देशन। ठीक है। डी। CU का मतलब होगा समन्वय, वही। ठीक है, समन्वय। और R का मतलब हो जाएगा रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का मतलब हिंदी में हो जाएगा प्रतिवेदन या रिपोर्ट। हो सकता है दोनों में से कुछ भी पूछ लें। प्रतिवेदन। और B का मतलब होता है बजटिंग। बजटिंग, बजटिंग का मतलब हो जाएगा बजट बनाना। ठीक है दोस्तों, बजट बनाना। तो इस चीज़ को आप दिमाग के अंतर्गत रखिएगा कि हेनरी फेयोल ने टोटल प्रक्रिया के 5 अंग बताए हैं, POCCC, और लूथर गुलिक ने 7 अंग बताए हैं। कितने बताए हैं दोस्तों? 7। ये कौन कौन से हैं? इनका याद रखने का तरीका है भाई, फेयोल का तो क्या है, हेनरी फेयोल का तो है POCCC इन POCCC, POCCC। और गुलिक का क्या है, लूथर गुलिक का पोस्ट कोर्ब, POSDCORB। ठीक है। और इसका हो जाएगा, इन्होंने इस प्रक्रिया के बताए हैं 5 अंग, इन्होंने बताए हैं 7 अंग। अब पोस्ट कोर्ब में CO को साथ में काउंट किया जाएगा, वरना तो 8 हो जाएंगे, है ना। P यानी प्लानिंग, O यानी ऑर्गेनाइजिंग, और S यानी स्टाफिंग, D यानी डायरेक्शन, CO का मतलब समन्वय यानी कोऑर्डिनेटिंग, और R यानी रिपोर्टिंग, B यानी बजटिंग। तो इसको दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख दीजिए। ये 101% आपके एग्जाम में यहाँ से तो प्रश्न बनना तय है। यूनिट नंबर 1 से हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, और एक नाम और आ जाता है, और उनका नाम आता है, वो है मैक्स वेबर। वो जर्मनी के हैं और उन्होंने बताया था नौकरशाही प्रबंध का युग। पर पहले वापस से एक बार देखते हैं कि हेनरी फेयोल ने जो प्रक्रिया के जो 5
जो अंग बताए हैं, यानी अवधारणा दी है 5 की, वो तो मैंने बता दी, प्लस इन्होंने 14 मार्गदर्शन सिद्धांत भी बताए हैं। किसने? हेनरी फेयोल ने 14 मार्गदर्शन सिद्धांत, ये आप लिख दीजिएगा। किसने बताया है? प्रश्न आ सकता है सीधा, 14 मार्गदर्शन सिद्धांत किसने बताए या किसने इसकी अवधारणा प्रकट की? तो वो कौन हो जाएंगे? हेनरी फेयोल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम परंपरागत युग 1900 से 1935 के बीच में पढ़ रहे हैं। उसमें से पहला हम वैज्ञानिक प्रबंध का युग पढ़ रहे हैं, वो हमने पढ़ दिया, वो है F.W. टेलर के अनुसार। और दूसरा हम जो पढ़ रहे हैं वो है प्रशासनिक विचारधारा का युग, एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एरा, और वो है उसके अंतर्गत पहला है हेनरी फेयोल, दूसरे नंबर पे आ रहा है, उसका नाम है लूथर गुलिक। पोस्ट कोड आप 100% याद रखना, पोस्ट कोड में जो लूथर गुलिक है वो बजट की बात करता है। बजट का एकमात्र जो प्रतिवेदन है, एकमात्र जो बजट की जो बात करने वाले महाशय हैं वो हैं लूथर गुलिक। और परंपरागत युग में तीसरे नंबर पे आता है वो है नौकरशाही प्रबंध का युग, नौकरशाही प्रबंध का युग, प्रबंध का युग। नौकरशाही प्रबंध का जो युग है वो किसने बताया है? वो बताया है दोस्तों मैक्स वेबर ने। किसने बताया है? मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर कहाँ के हैं दोस्तों? मैक्स वेबर जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के। तो आपको इतना ही याद रखना है। तो परंपरागत युग के अंतर्गत 3 जने सम्मिलित हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का युग, उसके अंतर्गत आ जाएगा F.W. टेलर। प्रशासनिक प्रबंध का युग, उसके अंदर आ जाएंगे हेनरी फेयोल साहब और लूथर गुलिक। और नौकरशाही प्रबंध का युग, इसके अंतर्गत आ जाएंगे मैक्स वेबर जो जर्मनी के हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमने इतना ही पढ़ा है, और कल के अगले वीडियो में जो इसके विकास के जो भाग हैं पीछे वाले में रह जाएंगे नव परंपरावादी और आधुनिक, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज वापस से पुनः एक बार इसको देखते हैं कि शैक्षिक प्रबंध के विकास को 3 चरणों में बांटा गया, परंपरागत युग, नव परंपरागत युग और आधुनिक युग। जो परंपरागत युग का समय पीरियड है 900 से 1935, नव परंपरागत युग का समय है 1935 से 1950 और आधुनिक का समय है 1950 से वर्तमान तक। परंपरागत युग को 3 चरणों में बांटा, इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिक प्रबंध का युग, प्रशासनिक प्रबंध का युग और नौकरशाही प्रबंध का युग। जो वैज्ञानिक प्रबंध में हो जाएंगे F.W. टेलर, प्रशासनिक में हो जाएंगे हेनरी फेयोल और लूथर गुलिक, और अंत में जो नौकरशाही प्रबंध का युग है उसमें हो जाएगा मैक्स वेबर जर्मनी से। इन तीनों के नामों को कहीं से भी उठा के पूछ सकते हैं, प्लस जो PO-CCC है, साथ ही पोस्ट कोड है, इसके एक एक शब्द का अर्थ आपको अगर पता नहीं हुआ तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। और पोस्ट कोड और CCC 101% मैं गारंटी देता हूं यहां से प्रश्न बनना निश्चित है, निश्चित है और निश्चित है। अगले वीडियो में हम देखेंगे नव परंपरागत युग और आधुनिक युग। दोस्तों वीडियो किस प्रकार से लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक और कमेंट भी जरूर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं भरत कोराना आप सभी से लेता हूं विदा। शुक्रिया, शब बखैर।